गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कम बैक टू ऑनलाइन क्लास। हमारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए हम रिवीजन करते हैं। ठीक है। पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 1 है मेला। मेला एक बड़े और खुले मैदान में लगता है। मेले में हर तरह की सुविधाएं हमको देखने को मिलती है, जैसे दमकल की गाड़ियां होती है, सुरक्षा चौकी होती है, पीने के लिए पानी की व्यवस्था होती है, वहाँ पर बहुत सारे झूले लगते हैं, खाने पीने की चीज़ें होती है, कूड़ादान भी होता है कि यहाँ वहाँ कचरा ना फेंकें, और हर कोई मेले में जाकर खुश रहता है और वो मेले का आनंद उठाता है। इसके बाद हमारा पहला पाठ है सैर। इस पाठ में बस स्थानक, बंदरगाह, हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन के चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र बस स्थानक का है। बस स्थानक बड़े और खुले मैदान में बना है। बस स्थानक में प्रवेश करते ही यात्रियों के बैठने के लिए काफ़ी बड़ा स्थान है। यात्रियों की सुविधा के लिए स्वच्छता गृह बना है। पीने के पानी की व्यवस्था है। अलग अलग प्लाट क्रमांक है। वहाँ 3 बसें खड़ी हैं। बस पर सूचना अंकित है, राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति, यानी बस एक सार्वजनिक राष्ट्रीय संपत्ति है, उसे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। एक समाचार पत्र विक्रेता समाचार पत्र बेच रहा है। एक व्यक्ति शीतल पेय बेच रहा है। बस एक थल मार्ग परिवहन है। दूसरा चित्र बंदरगाह का है। समुद्र के तट पर बंदरगाह बनाया जाता है। बंदरगाह पर छोटे बड़े जहाज़ आते जाते रहते हैं। रात के समय दूर से आने वाले जहाज़ों को राह दिखाने के लिए प्रकाश स्तंभ हैं। समुद्र में तरह तरह की नावें हैं। नावों तक पहुंचने के लिए अलग से पथ बने हैं। पथ पर स्वच्छता के लिए सूचनाएं लिखी हुई हैं। पानी में कचरा ना डालें, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। तीसरा चित्र हवाई अड्डे का है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। प्रवेश द्वार के सामने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का बोर्ड लगा है। वहीं रंग बिरंगे 5 झंडे भी लगे हैं। हवाई अड्डे में एक बड़ी इमारत है। इसमें लोग आ जा रहे हैं। इस इमारत के एक ओर अनेक गाड़ियां और बस यात्रियों को लाने ले जाने के लिए खड़ी हैं। हवाई अड्डे में कई स्थानों पर बंदूक लिए सुरक्षाकर्मी खड़े हैं। हवाई जहाज़ों के आने जाने को नियंत्रित करने के लिए एक ऊंची इमारत है। इसे कंट्रोल टावर कहते हैं। हवाई अड्डे पर यात्रियों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए धूम्रपान मना है। लावारिस वस्तुओं को हाथ न लगाएं, जैसी चेतावनी दी गई है। चौथा चित्र रेल स्थानक का है। प्रवेश करते ही 2 काउंटर है। एक टिकट घर है। दूसरा काउंटर आरक्षण के लिए है। यहाँ आरक्षित टिकट मिलते हैं। टिकट संग्राहक बाहर जाने वाले यात्रियों के टिकट की जांच कर रहा है। रेल स्थानक के अंदर जाने के लिए मेटल डिटेक्टर वाले सुरक्षा द्वार बने हैं। प्लेटफॉर्म पर अनेक यात्री हैं। कुछ अपने सामान के साथ बैठे हैं, कुछ खड़े हैं। वहाँ सूचना फलक लगा है। अपने सामान का ध्यान रखें। समय बताने के लिए घड़ी लगी है। रेल के डिब्बों की स्थिति बताने के लिए बोर्ड लगे हैं। लाउडस्पीकर भी है। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं। खाने पीने की चीज़ों की दुकानें भी हैं। दूसरी कविता है हमारी बसंती हवा। इस कविता में वसंत ऋतु के समय बहने वाली हवा का वर्णन किया गया है। वसंत ऋतु में प्राकृतिक सौंदर्य चारों तरफ फैला होता है। हवा भी चारों तरफ घूमती हुई सुंदरता को निहार रही है और मस्ती कर रही है। इसमें हवा का मानवीकरण किया गया है, यानी इस कविता में हवा को मानव की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया गया है। यह हवा अनोखी है, बावली और मस्त मौला है। वह चारों तरफ घूमकर प्रकृति के सौंदर्य में निखार लाती है।
तीसरा पाठ है उपहार। ऋत्विक एक गांव में रहने वाला लड़का था। ऋत्विक बहुत ईमानदार था। एक परी ने एक यात्री के रूप में उसकी ईमानदारी की परीक्षा ली। परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर परी ने ऋत्विक को अनेक सुंदर सुंदर पुस्तकें पुरस्कार के रूप में दी। ईमानदारी एक अच्छा गुण है। इस कहानी द्वारा यही सीख दी गई है। मनुष्य ईमानदारी से कार्य करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सच्ची लगन, आत्मविश्वास एवं रुचि से कार्य करना चाहिए। सच और साहस ही जीवन में सफलता की कुंजी है। हमारा चौथा पाठ है जोकर। इस पाठ में थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह जाना मुहावरों व कहावतों की खासियत होती है। यही बात स्पष्ट की गई है। मुहावरों और कहावतों का भाषा में बहुत महत्व होता है। भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। मुहावरों एवं कहावतों का जन्म जीवन के अनुभवों से होता है। मुहावरे किसी भी अर्थ को संक्षिप्त में प्रभावशाली रूप में प्रकट करने की क्षमता रखते हैं। भाषा में सौंदर्य और प्रभाव उत्पन्न करने के लिए मुहावरों एवं कहावतों का उपयोग किया जाता है। हमारा पांचवा पाठ है आओ आयु बताना सीखो। भाग इस पाठ के माध्यम से छात्रों को कठिन लगने वाले गणित विषय को खेल खेल में सिखाया गया है। छात्रों को धन, ऋण, योग की जानकारी खेल के माध्यम से देकर गणित विषय के प्रति छात्रों की रुचि पैदा करने का प्रयास किया गया है। पहेलियों के माध्यम से छात्रों की तर्क शक्ति विकसित करना पाठ का मुख्य उद्देश्य है। पाठ क्रमांक 5 के ब भाग में महाराष्ट्र की बेटी इस पाठ के माध्यम से महाराष्ट्र के स्त्रियों के पहनावे के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार हमारे भारत देश में अनेक जाति और धर्म के लोग रहते हैं, जिनके खान पान, पहनावे और रहन सहन अलग अलग हैं। फिर भी हमारे भारत देश में अनेकता में एकता पाई जाती है। सभी भारतवासी एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। हमारी अगली कविता है नदी कंधे पर। इस कविता में कवि कल्पना करते हैं कि यदि हम नदी को कंधे पर उठाकर अपने घर ले आते तो कैसा आनंद आता। कवि कल्पना करते हैं कि नदी को उठाकर घर ले आते, रोज़ अपने घर के सामने बहाते, अपने मित्रों के साथ नदी में खूब उछलते कूदते, नदी में देर तक तैरते, डुबकियां लगाते, खूब गाने गाते, अपने परिचितों को नहाने के लिए आमंत्रित करते, सभी सज्जनों का नदी से परिचय करवाते और जब शाम ढलती तब उसे उठाकर दोबारा नदी जहाँ से उठाकर लाए थे उसे वहीं रख आते। हमारा 8वां पाठ है जन्मदिन। इस कहानी में पानी और बिजली के महत्व को बताकर उसकी बचत की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। बबलू नाम का एक लड़का पानी और बिजली बर्बाद करता रहता था। उसकी माँ ने बहुत समझाया कि पानी और बिजली यानी कि ऊर्जा दोनों के भंडार सीमित हैं, किंतु ये बातें बबलू की समझ में न आती। अक्सर नल खुला छोड़ देता, पानी बहता रहता। वो कूलर, बल्ब, पंखा आदि कभी भी बंद नहीं करता था। माता पिता, स्कूल के शिक्षक सभी उसे समझाते, परंतु उस पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन शीला मौसी की बेटी पूजा के जन्मदिन पर बबलू उनके घर गया था, तो वहाँ बिजली नहीं थी, पानी की भी कमी थी। वह गर्मी और प्यास के मारे तड़पता रहा और खाने का एक कौर भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। इस प्रकार उसे पानी का महत्व समझ में आया और उसने निश्चय किया कि अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं करेगा। अब वह अपने दोस्तों को भी समझाने लगा
कि पानी और बिजली अनमोल है। इन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखो।